हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब बुद्धि। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इनका जो है सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में किया गया था। 1885 में बुद्धि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने जो है बुद्धि के बारे में बताया था। किसने बताया? फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने। ठीक है, इनके जनक जो है फादर सुजनन शास्त्र के जनक है। ठीक है, ये क्या है? सुजनन शास्त्र के जनक है। इनकी पुस्तक पुस्तक इनकी क्या है? हेरिडिटी जीनियस। ठीक है, इनकी बुक जो है हेरिडिटी जीनियस है। और फ्रांसिस गाल्टन के जनक पिता कौन है? तो सुजनन शास्त्र के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन महोदय हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि मापन का इतिहास। अब जो है यहाँ पर इतिहास के बारे में जानिए। अल्फ्रेड विने ने जो है फ्रांसिस गाल्टन के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं अल्फ्रेड विने। ठीक है, विने महोदय बताए कि 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1908 ईस्वी में अल्फ्रेड विने महोदय ने किया। ठीक, बुद्धि मापन का प्रयोग बिने और साइमन दोनों ने किया 1905 में। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम किया था। किसने? बिने और साइमन महोदय ने। ठीक है, उसके बाद में बुद्धि लब्धि का सूत्र आता है। ठीक, बुद्धि लब्धि का सूत्र में क्या है देखिए। बुद्धि लब्धि के सूत्र में ईस्टर्न व कोहलमान के द्वारा 1912 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र ईस्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया। IQ बराबर एम ए अपान सी ए। ठीक है, यह जो है फार्मूला इन्होंने IQ का बताया था। IQ बराबर एम ए अपान सी ए। ठीक है, एम ए होता है मानसिक आयु, मेंटल एज, और सी ए होता है कालक्रमिक आयु, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक, चलिए यह सूत्र बताए। अब इसको संशोधित सूत्र में किसने बताया? टर्मन महोदय ने बताया। किसने बताया? टर्मन महोदय ने बताया। ठीक है, तो इसके पहले जो फ्रांसिस गाल्टन महोदय बुद्धि के बारे में बताए, उसके बाद में फिर आपके बिने और साइमन आते हैं। ठीक, बिने साइमन के बाद में आपके ईस्टर्न महोदय बुद्धि लब्ध का सूत्र बताया। ईस्टर्न महोदय बुद्धि लब्ध के सूत्र के बारे में बताया, तो जो कुछ कमियां थी उनको रिवाइज किया गया। किसके द्वारा? टर्मन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन महोदय के द्वारा। 1916 में 1916 ईस्वी में बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र टर्मन महोदय के द्वारा 1916 में दिया गया। ठीक है, एम ए मानसिक आयु मतलब मेंटल एज। ठीक, वास्तविक आयु मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, IQ बराबर होता है एम ए अपान सी ए इंटू क्या होता है? 100। यह फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालने का। ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह इसका फार्मूला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। परिभाषाएं, इनकी डिफिनीशन रास महोदय के अनुसार क्या है इनकी डिफिनीशन? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। जो नवीन परिस्थितियां हैं उनमें चेतन अनुकूलन ही क्या है? बुद्धि है। मन, नवीन परिस्थितियों को झेलने की योग्यता, मतलब झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता होती है। सॉरी, ये मन महोदय बताए हैं कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड ऑफ मीट न्यू सिचुएशन। ठीक है, चलिए आते हैं बुद्धि की परिभाषाएं। अब तो यह रास महोदय के और मन महोदय के बारे में उनकी डिफिनेशन थी। तो बुद्धि की जो परिभाषा है बर्ट महोदय के अनुसार क्या है? बर्ट महोदय बताए हैं क्या? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। ठीक है,
तो इसमें निर्णय करने में जज वेल, ठीक है, निर्णय लेने के लिए और समझने के लिए और तर्क करने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, निर्णय करने के लिए, यह बर्ट महोदय ने बताया। टर्मन महोदय ने क्या है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ठीक है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अमूर्त विचारों का। आगे चलते हैं। बुद्धि की मुख्य विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है और वंशानुक्रम से क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक। बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होती है। बुद्धि क्या होती है, वंशानुक्रम और वातावरण से क्या होती है, प्रभावित होती है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि क्या करती है, नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्या है, योग्यता है। जो पहले के अनुभव होते हैं उनसे लाभ उठाने की क्या होती है, योग्यताएं पाई जाती हैं बुद्धि में, ठीक है, इनकी विशेषताएं हैं। चलिए, बुद्धि और जाति नस्ल, इंटेलिजेंस एंड रेस कास्ट। बुद्धि किसी विशिष्ट जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि आप जो है उच्च कुल में पैदा हुए हैं तो उच्च कुल की बुद्धि पाएंगे, निम्न जातियों में पैदा हुए तो निम्न जाति की पाएंगे, ऐसा नहीं है। बुद्धि किसी विशिष्ट जाति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ठीक है। सभी जातियों में अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति भी होते हैं और मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, चाहे वो जिस भी उच्च जाति के हों चाहे निम्न जाति के हों। उनमें सभी जातियों में उच्च लेवल हाई सोसाइटी के अच्छी बुद्धि वाले लोग भी होते हैं और निम्न बुद्धि वाले भी लोग होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे, बुद्धि और बुद्धि की वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का विकास कैसे होता है, 16 या 18 वर्ष के बाद जो है चरम सीमा पर रहती है। बुद्धि का विकास उसके बाद नहीं होता है। वर्टिकल ग्रोथ होता है, लांबिक बुद्धि। फिर क्या होता है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ज्ञान एवं कौशल, ठीक, पूरे जीवन में थॉट लाइफ। बुद्धि की वृद्धि 16 या 18 वर्ष की आयु तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके बाद बुद्धि की लांबिक वृद्धि रुक जाती है, परंतु क्षैतिज वृद्धि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करना व्यक्ति के पूरे जीवन में चलता रहता है। द ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस रीच इट्स पीक बाय द एज ऑफ द 16 or 18. After this the vertical growth of intelligence stop, but the horizontal growth, acquiring knowledge and skill, continuous thought a person life, ठीक। अब आता है बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, लिंग एवं भेद, जेंडर एंड इंटेलिजेंस। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई ये नहीं है कि अगर लड़की है तो क्या लड़कों से कमज़ोर होती है, लड़के हैं तो क्या लड़कियों से कमज़ोर होते हैं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आता है बुद्धि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह होता है। अनेक इकाइयों का क्या होता है, समूह होता है। औसत बुद्धि, एवरेज बुद्धि 90 से लेकर के 109 या 110 के बीच मानी जाती है। गणना का उदाहरण, कैलकुलेशन एग्जाम्पल, एम ए बराबर 25 और सी ए बराबर 20। इनको आप अगर निकालेंगे आई क्यू वाले फार्मूले से कि आई क्यू बराबर एम ए अपान सी ए इंटू 100 वाले पे, ठीक।
एम ए का मान है कितना 25 और सी ए का मान कितना है 20 इंटू क्या है 100। 0 0 काट देंगे, 5 बार में ये कट जाएगा, 2 पंचे 2 2 पंचे 10 पचा हम 25 मतलब 125। 125 यह गणना करने का एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, तो इनकी परिभाषाएं। अमूल चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, अमूल चिंतन करने की योग्यता ही क्या है बुद्धि है। गिफ्टेड, कुछ जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनको गिफ्टेड बुद्धि रहती है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं अब आगे। बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को इसे गामक यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। देखिए, कुछ यंत्र हैं, कुछ मशीनें हैं, इनके यंत्रों से और मशीनों से होता है, इसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। क्या कहते हैं? मूर्त। अमूर्त, गणित के सूत्रों को हल करने में, साहित्यिक रचनाओं की सौंदर्यभूति में अमूर्त बुद्धि है। इसलिए इस बुद्धि के बालक वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार आदि बनते हैं जो अमूर्त होते हैं। जैसे क्या है, जो चित्रकार, जो वकील, डॉक्टर, जैसे मान लीजिए चित्रकार, अगर कोई घर बनाने वाला मिस्त्री, क्या है, घर बनाने वाला मिस्त्री, अगर उसको किसी प्लाट को दिखा दीजिए तो वह समझ जाता है कि हमको कहाँ पर किचन का रूम देना है, कहाँ पर गेस्ट रूम देना है, कहाँ पर गलियारा देना, आंगन देना है, ये सब चीज़ें वो समझ जाता है, ठीक है। तो वो आता है अमूर्त बुद्धि में। सामाजिक बुद्धि में देखिए, बुद्धि, इस बुद्धि के कारण व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति मंत्री क्या होते हैं? मंत्री, व्यवसायिक, कूटनीतिक, समाज सेवी होते हैं। कौन? सामाजिक, सोशल इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, एक तत्व सिद्धांत को किसने दिया था? विनय महोदय ने दिया। इसका खंडन भी किया गया। क्या है? इसका खंडन किया गया। एक व्यक्ति मैथ में इंटेली एक्सीलेंट है, मैथ में क्या है? एक्सीलेंट है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? वह कमज़ोर है। इंग्लिश में क्या है? वीक है। मैथ में क्या है? एक्सीलेंट है, बहुत तेज है, उसकी मैथ बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश क्या है उसकी? नील बटे सन्नाटा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है? थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर महोदय आते हैं, बहुबुद्धि के सिद्धांत को बताए हुए हैं, ठीक। तो शुरू में 7 प्रकार की बुद्धि थी। स्टार्टिंग में हार्वर्ड गार्डनर महोदय 7 प्रकार की बुद्धि को बताए। 1998 में 8वां आया, 2000 में 9वां जोड़ा गया। इस प्रकार से बुद्धियों का जो एडिशन हुआ है, यह जो है हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताया है। तो देखिए, 1998 में नेचुरलिस्ट होता था, लेकिन सन 2000 में क्या हुआ? एग्जिस्टेंशल होता है, मतलब बाहरी बुद्धि, और यह नेचुरली प्राकृतिक थी। इसमें क्या है, जो 7 प्रकार की बुद्धि थी, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पाइरल, ठीक है, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। यह जो है 1983 में अपनी पुस्तक फेमस ऑफ माइंड, द द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस लिखी, जिसमें गार्डनर ने बहुबुद्धि, मतलब बुद्धि संबंधी योग्यताएं बताई हुई हैं, ठीक। आइए बुद्धि के प्रकार के बारे में जानिए एक एक। दृश्य स्थानिक योग्यता, विजुअल स्पेचुअल इंटेलिजेंस। जो लोग विजुअल स्पेचुअल में मजबूत होते हैं, वे चीज़ों को देखने में बाकी लोगों से अच्छे होते हैं। यह
व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे चार्ट को देखने समझने में अच्छे होते हैं। अब आप इसको समझिए, देखिए एग्जाम्पल इंजीनियर, ठीक है, क्या है, इंजीनियर हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, सर्वेक्षण अधिकारी हैं, नाविक हैं, आर्किटेक्चर हैं, ठीक। इस प्रकार के दृश्य स्थानिक योग्यता, विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस पहला। दूसरा है शाब्दिक भाषाई या भाषाई योग्यता, जो लोग वर्बल लिंग्विस्टिक में मजबूत होते हैं वे लिखते और बोलते समय शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम रहते हैं। पीपल स्ट्रांग इन वर्बल लिंग्विस्टिक आर एबल टू यूज वर्ड वेल व्हेन राइटिंग एंड स्पीकिंग। एग्जाम्पल देखिए, क्या है इनका, कवि, क्या है, एक कवि हैं, उसके बाद में व्याख्याता लेक्चर हैं, वकील हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, गीतकार हैं, लॉयर, लेक्चरर, पोएट, राइटर, उसके बाद में ये पत्रकार और गीतकार, ठीक। आप इसको देख लिए। अब आता है तीसरा, तीसरे में कौन कौन आएंगे, तार्किक गणितीय संबंधी योग्यता, जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि में मजबूत होते हैं वे तर्क करने, पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इनका एग्जाम्पल देखिए, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, प्रोग्रामर, अर्थशास्त्री, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिकल वाले हैं, इंजीनियर वाले हैं, प्रोग्रामर वाले हैं और अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। उच्च बॉडी काइनेस्टिक बुद्धि वाले लोगों को शरीर की गति क्रिया करने और शारीरिक नियंत्रण में अच्छा कहा जाता है। एग्जाम्पल है नृतक, नृत्यांगना जो डांस करने वाली होती हैं, लड़कियां, खिलाड़ी, एथलीट जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक, मुक्केबाज, बॉक्सर, शल्य चिकित्सक या सर्जन, तैराक, स्विमर, पायलट, शिल्पकार। ये सब जो है आपके बॉडी काइनेस्टिक मतलब शारीरिक क्रियात्मक योग्यता वाली बुद्धि वाले लोग होते हैं। अब आता है बुद्धि के प्रकार, भाग 3 पार्ट में। पांचवा है संगीतात्मक योग्यता, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिन लोगों के पास मजबूत म्यूजिकल बुद्धि होती है वे पैटर्न, लय और ध्वनियों को सोचने, समझने, सृजन करने में अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, संगीतकार, क्या है, संगीतकार, वायलिन व अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने वाले। फिर एक है गायक, अगला है संगीत शिक्षक, ठीक, जो संगीतकार होते हैं, वायलिन और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने वाले होते हैं, गायक होते हैं, संगीत शिक्षक होते हैं। अब आइए अगले पर, अंतर विषय या पारस्परिक योग्यता, जिन लोगों के पास मजबूत इंटरपर्सनल अंतर विषय क्या पारस्परिक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिन लोगों के पास मजबूत बुद्धि होती है वे दूसरे लोगों के साथ समझने और बातचीत करने में अच्छे होते हैं। दूसरे के भावों को जानना, समझना व महसूस करना, उनकी विशेषताओं के बारे में पता लगा लेना, ये सब क्या है, इंटरपर्सनल है। क्या है, इंटरपर्सनल, दूसरों के बारे। जैसे राजनेता लोग आते हैं गांव में, जब वोट मांगने तो कहते हैं कि नेता नहीं आपका बेटा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए मैं इस बार विजयी हो जाऊं। तो नेता नहीं आपका बेटा आया है, इस प्रकार से बोलते हैं। कौन, जो पॉलिटी वाले होते हैं, मतलब राजनेता लोग होते हैं। अगला है चिकित्सक, डॉक्टर,
डॉक्टर वाले भी सलाह जो परामर्श देते हैं इस तरीके से बोलते हैं। विक्रय अधिकारी क्या होते हैं? विक्रय अधिकारी। टीचर भी क्या होते हैं? दूसरे के मन के भावों को विचारों को जान लेते हैं। अब क्या है? मनोवैज्ञानिक। अगला क्या है? नेता। वही अभी आपको बताएं, राजनेता और लीडर, मंत्री लोग, ये सब क्या हैं? इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक। अब आता है अंतरा विषय, क्या अंतर व्यक्तिक योग्यता, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में मजबूत होते हैं वे अपनी भावनात्मक स्थिति, भावनाओं और प्रेरणाओं से अच्छी तरह अवगत होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? योगी संत। क्या है? योगी संत मतलब कोई संत होंगे, दार्शनिक होंगे, लेखक होंगे। स्वयं के बारे में गहरा आत्मज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या होगा? इंट्रापर्सनल, खुद के बारे में। किसके बारे में? खुद मतलब स्वयं के बारे में। आइए प्राकृतिक योग्यता। ये लोग प्रकृति से जुड़ी चीजों को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल किसान। क्या है? किसान। जैव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, पर्यावरण विधि, पशु चिकित्सक। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धि परीक्षणों की आलोचनाएं। जो बुद्धि के परीक्षण किए गए थे उनकी भाई कुछ आलोचनाएं भी की गई। पक्षपाती मानदंड क्या है? बेस्ड नॉर्म। तो एक एक करके आप समझने का प्रयास करिए। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। देखिए, परीक्षणों के मानक अक्सर एक विशिष्ट समूह पर आधारित होते हैं जिससे अन्य समूहों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है। क्या होता है? पूर्वाग्रह पैदा होता है। पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करना चाहिए। इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर। सामाजिक, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और पालन पोषण जैसे बाहरी कारकों को महत्व नहीं दिया जाता है। अब देखिए, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को नज़रअंदाज करना। लैक ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी। परीक्षण विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के ज्ञान और अनुभवों को ध्यान में नहीं रखते। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। परीक्षणों में अक्सर पश्चिमी मूल्यों, भाषा और सोच के तरीकों को प्राथमिकता दी जाती है। अब बुद्धि का सटीक मापन किसी भी मानकीकृत आईक्यू टेस्ट से संभव नहीं है। चलिए अब देखिए, इसमें बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग। बुद्धि लब्धि कितना है और बुद्धि वर्ग, इसको देखिए। 140 से अधिक ये क्या है? प्रतिभाशाली। क्या है? प्रतिभाशाली। जीनियस, अतिश्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर। 120 से 139 प्रखर बुद्धि मतलब श्रेष्ठ, सुपीरियर। 110 से 119 तीव्र बुद्धि, उच्च औसत। 90 से 110 या 9 के बीच सामान्य औसत। 80 से 89 के बीच मंद, मंगोलिज्म और पिछड़े, डल और बैकवर्ड। 70 से 79 निर्बल बुद्धि, क्षीण बुद्धि। 70 से कम मूर्ख, बौद्धिक रूप से अशक्त बुद्धि वाले लोग। 50 से 69 मूर्ख। 25 से 49 मूढ़। और 25 से कम क्या है? जड़ वाले। ठीक। अब इसमें आता है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण कैसे हुआ। वर्गीकरण देखिए क्या है। 140 में क्या है? प्रतिभाशाली वाले थे, ऐसे भी आपको बताया था ना। 120 से श्रेष्ठ वाले, 110 से 119 के बीच उच्च सामान्य वाले, 110 से 90 से 110 के बीच में सामान्य वाले, फिर 80 से 89 मंद, फिर 70 से 79 क्षीण बुद्धि वाले। इस तरीके से है। बुद्धि व क्रिएटिविटी का रिश्ता कैसा होता है? तो सृजनात्मक होता है।
ठीक। ICE ऑफ क्रिएटिविटी का पॉजिटिव रिश्ता होता है। जो IQ लेवल होता है, मतलब बुद्धि और सृजनात्मकता का, इनका जो है रिश्ता पॉजिटिव होता है। इंटेलिजेंस, बुद्धि, IQ 90 और 109, या क्या है, एक सृजनात्मकता है। आगे देखिए, जरूरी नहीं है कि बच्चा क्रिएटिव ही हो। बच्चा एवरेज में क्रिएटिव कर सकता है, तभी तो क्रिएटिविटी नहीं होगी। सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग में क्या है, अब क्या है, इधर जेंडर, इधर भी जेंडर, इधर सेक्स, इधर सेक्स। ये क्या है, जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। ये क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, मेल या फीमेल। इसमें क्या है, बॉय XY होता है और गर्ल XX होती है। लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टेरियोटाइप, जो लोग समाज में पहले से ही, मतलब जो समाज में पहले से ही चली आ रही हैं। लड़कियां ज़्यादा रोती हैं और कमज़ोर होती हैं, इस समाज में पहले ही चली आती हैं। लड़कियां ज़्यादा रोती हैं और कमज़ोर होती हैं, यह जो एग्जाम्पल बहुत ही पहले देते थे लोग और बताते थे कि लड़कियां कमज़ोर ही हैं। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस समाज से चली आ रही हैं। लड़कियां रस्सी कूदती, लड़के भाला फेंकते हैं। ये भी क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता। सलूशन, लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता को चैलेंज करना चाहिए। लिंग पक्षपात, जेंडर बायस। क्या होता है, जेंडर बायस, एक्शन में किसी एक लिंग के प्रति झुकाव दिखने लगे, इसको बोलते हैं जेंडर बायस। लड़की के पक्ष में झुकाव या लड़के के पक्ष में झुकाव, तो क्या होगा, जेंडर बायस। जेंडर रोल टाइपिंग, समाज किसी एक लिंग को किसी एक भूमिका में बांध देता है। फीमेल रोल और मेल रोल। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिए। कक्षा में अध्यापक केवल लड़कियों को साफ सफाई का काम और लड़कों को बेंच उठाने का भारी काम देना, ये क्या है, अंतर है। जेंडर में क्या है, अंतर है। और जेंडर में क्या है, तो लिंग पक्षपात में किया गया है कि लड़कियां ही घर की सफाई करेंगे और लड़के बाहर घर का जो है बाहरी काम करेंगे। जेंडर पक्षपात है। क्या लड़कियां घर का काम बाहर का नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं। क्या लड़के झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते हैं, बर्तन नहीं माज सकते हैं, खाना नहीं बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं लिंग पक्षपात। लड़कियां घर का काम करेंगे, लड़के घर के बाहर का काम करेंगे। तो इसमें क्या है, जेंडर रोल टाइपिंग में समाज किसी एक लिंग को किसी एक भूमिका में बांध देता है, ये तो बता ही थे। लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के घर के बाहर का काम। तो जेंडर रोल टाइपिंग को निर्धारित करने वाले तत्व, फैक्टर डिटरमाइनिंग जेंडर रोल टाइपिंग। क्या है, परिवार, परिवार में मम्मी पापा, भाई बहन जितने हैं। समाज में विवाह होता है तो उनके बच्चे, उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके उनके मीडिया में देखिए, नोट, जेंडर रोल की प्रारंभिक समझ 4 वर्ष के आसपास बन जाती है। जेंडर रोल की प्रारंभिक समझ 4 से 5 वर्ष के बाद बन जाती है। जेंडर स्टेरियोटाइप, रोल टाइपिंग को चैलेंज करना होगा। अब आता है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा, यह जो है, इस टॉपिक को मैं कल विधिवत तरीके से बताऊंगा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा में आज हमारा बुद्धि का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय कम है। पढ़ने के साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।